हेलो एवरीवन, जे क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मूलभूत सिद्धांत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा टेम्परेचर स्केल, तापमान स्केल में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल, ऑब्सोल्यूट स्केल जिसे आप निरपेक्ष स्केल कहते हैं, इनके बीच में संबंध क्या है, कैसे एक स्केल से दूसरे स्केल में हम कन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ गुणधर्म देखे, विशिष्ट द्रव्यमान, विशिष्ट आयतन, द्रव्यमान घनत्व, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और हम लोग क्लास की तरफ मूव करें। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम बातें करने जा रहे हैं ताप, कार्य, ऊर्जा। आज की क्लास जो है वो किस पे है? ताप, कार्य, ऊर्जा। ताप को यदि आप बोले तो हीट, कार्य को आप बोले तो वर्क, ऊर्जा को बोले तो आप एनर्जी। इन तीन बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ताप, कार्य, ऊर्जा, ये हम तीनों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो मूव करने वाले हैं वो किसकी तरफ? ताप की तरफ। देखिए, थर्मल इंजीनियरिंग में जो है ताप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हीट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ताप की सबसे पहले हम समझेंगे कि ताप का वजूद किसकी वजह से है। ताप हीट है। कोई भी चीज़ बर्न होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को आप बोलते हैं हिंदी में ताप। अब ताप को डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ लोग सोचते हैं ताप और तापमान, हीट और टेम्परेचर एक ही चीज़ है। नहीं, ये अलग अलग है। हीट जो है उसके अंदर एनर्जी है, तापमान जो है वो आपके निकाय का एक गुणधर्म है। आप कह सकते हैं कि ताप की वजह से इसका गुणधर्म जो एक तापमान है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि किसी सिस्टम में आप ताप को दे रहे हैं तो उसका तापमान बढ़ेगा, यदि किसी सिस्टम से ताप निकाल रहे हैं तो उसका तापमान घटेगा। तो जैसे आपका, यदि आप बिल्कुल आसान व्यवहारिक भाषा में समझना चाहें तो आपका पैसा और वर्क, मतलब आपका जॉब, आप जॉब करेंगे 30 दिन तो आपके अकाउंट में सैलरी आएगा, तो जो बैंक में बैलेंस है वो बढ़ेगा। कहने का मतलब है बैंक में बैलेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, उससे सैलरी आ रही है, इसलिए सैलरी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है। तो खुद ब खुद तो नहीं बढ़ रहा है। तो वैसे ही हीट किसी सिस्टम को दे रहे हैं तो इसलिए तापमान बढ़ रहा है, किसी सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं तो तापमान घट रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिफरेंस समझने के लिए, ताप और तापमान में क्या अंतर है। और भी यदि आप आगे चलेंगे तो मैं इसे डीप में डिफाइन करूंगा कि ताप और तापमान में क्या अंतर है। यदि फिर भी आप देखना चाहें तो यदि मैंने यहाँ पे ताप लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? तापमान। तापमान को आप क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। तापमान, ताप जो है यदि आप इसे डिफाइन करें तो ये हीट क्या है? ये एक तरह का ऊर्जा है। ताप एक तरह की ऊर्जा है, एक तरह की ऊर्जा है भाई, जिसे आप लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं। जबकि तापमान क्या है? तापमान किसी पिंड के गर्मपन या ठंडेपन को डिफाइन करता है। तापमान किसी पिंड के गर्मपन या ठंडेपन को दर्शाता है। ठीक है, इसके पास कार्य करने की क्षमता है। हीट से आप कार्य करें, इसके ताप के पास कार्य करने की क्षमता है। हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन तापमान निकाय, तापमान निकाय के ताप तीव्रता या ताप तीव्रता के स्तर को दर्शाता है।
तापमान निकाय के ताप तीव्रता या ताप तीव्रता के स्तर को दर्शाता है। तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ देखें, यदि आप ताप की बातें करें तो ताप क्या है, ताप को आप यूनिट जो ताप का है वो क्या है, आप पहले से जानते हैं, जूल है। और इसकी जो यूनिट है इसे आप मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, इतने सब। तो यहाँ पे आपको ताप और तापमान के बीच में एक मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, आप इन बातों को समझ गए होंगे। और जब हम ताप को पूरी तरह से डिफाइन कर देंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं ताप की तरफ कि ताप क्या है, हीट क्या है। हीट बताएं तो आप कह सकते हैं कि हीट जो है तापमान के अंतर के कारण किसी निकाय की परिसीमा के पार द्रव्यमान के हस्तांतरण के बिना जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है उसी को आप बोलते हैं ताप, किसी भी निकाय में। तो हीट क्या है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या, हीट इज अ टाइप ऑफ energy which can be transferred from one system to another system due to temperature difference। किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हम ताप को डिफाइन करते हैं, ताप, हीट। तो आपने कहा, सबसे पहले मैं ताप को परिभाषित करना चाहूँगा, मैं कहूँगा तापमान के अंतर के कारण, तापमान के अंतर के कारण, तापमान के अंतर के कारण किसी निकाय के परिसीमाओं के, किसी निकाय के परिसीमाओं के पार, परिसीमाओं के पार द्रव्यमान के हस्तांतरण के बिना ऊर्जा हस्तांतरण के रूप में, ऊर्जा हस्तांतरण के रूप में ताप को परिभाषित किया गया है। तो आपने देखा, समझने की ज़रूरत है कि ताप है क्या। आप प्रैक्टिकली जब तक नहीं समझेंगे चीज़ों को तो उनको पढ़ने या याद करने का कोई मतलब है। आपसे कहा गया कि ताप क्या है, ताप क्या है, तापमान। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई टेम्परेचर T1 है, यहाँ कोई टेम्परेचर T2 है, ताप ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों? क्योंकि T1 T2 जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। और हीट का जो नेचुरल लॉ है, हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के, कि हीट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, एंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ ताप का प्रभाव होता है तापमान अंतर की वजह से। ठीक है, तो आपने देखा कि किसी भी निकाय में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमने कहा तापमान के अंतर के कारण T1 T2 में कुछ डिफरेंस है। निकाय की परिसीमाओं, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, इस बाउंड्री को ही क्या कह रहे हैं आप, परिसीमा। ये क्या है, परिसीमा।
के पास द्रव्यमान के हस्तांतरण, द्रव्यमान का कोई हस्तांतरण नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है मास, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है। ऊर्जा का हस्तांतरण, ऊर्जा क्या है, हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, हीट भी एक तरह का ऊर्जा है। ऊर्जा हस्तांतरण के रूप में ताप को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए, heat is a low grade energy which can be transferred from one system या फिर सब्सटेंस कर सकते हैं, वन सब्सटेंस टू अनदर, वन सिस्टम टू another due to temperature difference, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये हमने हीट की बातें की। हीट एनर्जी है एक तरह की, हीट के पास कार्य करने की क्षमता है। हीट टेम्परेचर, तापमान डिफरेंस या तापमान अंतर की वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, आप कह सकते हैं स्थानांतरण हो रहा है उसका। और हीट ट्रांसफ़र के दौरान मास का कोई भी ट्रांसफ़र होना ज़रूरी नहीं है। आप कह सकते हैं मास ट्रांसफ़र के बिना, द्रव्यमान ट्रांसफ़र के बिना ही ताप का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये देखा, ताप हमने देखा। ताप की यदि हम और इसे बात करें तो हम कहेंगे इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। अगली बात हमने बोली तो ने बोला ताप को Q से प्रदर्शित करते हैं, ताप को Q से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, ताप की और बातें करें तो ताप का जो SI यूनिट है उसे आप जूल कहते हैं। तो हमने कह दिया कि ताप का जो SI यूनिट है वो जूल है, जिसे हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ताप का SI यूनिट जूल है। ठीक है, नोट में कुछ बातें कहते हैं। नोट क्या है कि यदि किसी भी सिस्टम को ताप दिया जाएगा तो क्या होगा, किसी सिस्टम से ताप निकाला जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नोट। नोट में पहला नोट हमने लिखा, किसी भी निकाय को दी गई ताप को सकारात्मक ताप मानेंगे। ताप को पॉजिटिव हीट, सकारात्मक ताप मानते हैं। दूसरा, किसी भी निकाय से लिए गए ताप को किसी भी निकाय से लिए गए ताप को नकारात्मक ताप मानते हैं। मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम पॉजिटिव होगा, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो हीट है इसे पॉजिटिव मानते हैं, ये जो हीट है उसे नेगेटिव। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सप्लाइड टू द सिस्टम, इसको आपने क्या माना, पॉजिटिव।
दूसरा हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, इसे आप क्या माने, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपने हीट का देखा। ताप हस्तांतरण के कुछ तरीके हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, वो 3 हैं, जिसे आप कहते हैं चालन, संवहन और विकिरण, कंडक्शंस, कन्वेक्शंस, रेडिएशंस। अगला नोट में पॉइंट देखेंगे। ताप हस्तांतरण के 3 माध्यम होते हैं। ये क्या है, पहला जो है वो क्या है, चालन, जिसको आप कहते हैं कंडक्शन। दूसरा जो है संवहन, जिसको आप क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तीसरा जो है वो है विकिरण, जिसे आप बोलते हैं रेडिएशन। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शंस, कन्वेक्शंस एंड रेडिएशंस। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपने यहाँ तक चीज़ों को देख लिया। अब हम बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या है? कार्य की बात करते हैं। कार्य क्या है? तो कार्य यदि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य, आप कह सकते हैं कि निकाय पे लग रहे बल और उसके विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। लेकिन यह जो परिभाषा है, ये परिभाषा यांत्रिकी के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन ऊष्मागतिकी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऊष्मागतिकी में हम किसी भी निकाय द्वारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम किसी प्रक्रिया में तब मानेंगे जब हमारा जो कार्य है वो कुछ इस तरह से दिखाए कि हमारे निकाय के परिवेश पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो उठाए गए भार के बराबर हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रियल में हो रहा है, लेकिन उसके बराबर होना चाहिए, लगना चाहिए, या उसके इक्वल होना चाहिए, या उसकी तरह होना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि हमारा जो ऊष्मागतिकीय निकाय है उससे कुछ कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग परिभाषित करते हैं कि कार्य क्या है। कार्य को हमने क्या बोला? वर्क। कार्य वर्क की हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्य की हम वही परिभाषा देंगे जो परिभाषा हम जानते हैं या फिर 12 से पढ़ते आए हैं। तो हम कहेंगे किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय पर लग रहे बल, निकाय पर लग रहे बल तथा निकाय पे लग रहे बल तथा उसके विस्थापन, बल आपने फोर्स लगाया, तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, तथा उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारे पास कार्य की बहुत ही
पुरानी परिभाषा है जिसे आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं। आप कहेंगे इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं तो आपने देखा W इक्वल टू F इंटू एक्स। यदि आप कार्य देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स कोई लगाया F, और ये फोर्स F लगाने की वजह से आपका ये जो ब्लॉक है ये कुछ x डिस्टेंस, x इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ चले x डिस्टेंस गया, तो जो W इक्वल टू है वो क्या हो गया F इंटू एक्स। ये कार्य, लेकिन यह परिभाषा जो है ना यांत्रिकी के लिए तो उपयुक्त है, परंतु ये जो परिभाषा है ऊष्मागतिकी के लिए नहीं उपयुक्त है। तो मैं लिख भी देता हूँ, यह परिभाषा यांत्रिकी, मैकेनिक्स पढ़ते हैं आप, यांत्रिकी के लिए उपयुक्त है, परंतु ऊष्मागतिकी के लिए नहीं। ऊष्मागतिकी के लिए नहीं, तो ऊष्मागतिकी के लिए क्या होना चाहिए, हम उसकी बातें करेंगे। ठीक है, तो हम बातें करेंगे ऊष्मागतिकी का। ऊष्मागतिकी में मैंने आपसे बताया है कि ऊष्मागतिकी में कार्य को होना हम तब मानेंगे जब किसी प्रक्रिया के दौरान किसी भी निकाय के परिवेश पे जो प्रभाव पड़ रहा है वह भार उठाने के समक्ष हो, भार उठाने के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि उस निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो इसी को हम परिभाषा में लिख देते हैं। तो इसे इरेज करता हूँ, आगे देखिए। कार्य की हम बातें कर रहे हैं, तो हम ऊष्मागतिकी के हिसाब से हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कार्य क्या होगा। तो हमने कहा किसी दी हुई प्रक्रिया के दौरान, किसी दी हुई प्रक्रिया के दौरान निकाय द्वारा कार्य को किया गया मानेंगे, निकाय द्वारा कार्य को किया गया मानेंगे। कब मानेंगे, जब यदि निकाय के परिवेश पे जो प्रभाव है वो भार उठाने के रूप में परिवर्तित किया जा सके, भार उठाने के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो आपने देखा किसी दी हुई प्रक्रिया के दौरान निकाय द्वारा कार्य को किया गया मानेंगे यदि निकाय के परिवर्तन पर निकाय के परिवेश मतलब सराउंडिंग, निकाय के परिवेश पर प्रभावों, निकाय के परिवेश पर प्रभावों को भार उठाए जाने के रूप में परिवर्तित किया जा सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है ये। एक्चुअली डिफिनीशंस एक बहुत अच्छे फॉरेन राइटर हुए हैं, सोंटास, उन्होंने दिया था, उसी को पीके नाग ने कॉपी किया और उसके बाद मैक्सिमम राइटर ने इस परिभाषा को लिया। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक डिफिनीशंस है, इसको आप जो समझ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा देखिएगा, आप समझिएगा। मैंने आपको कुछ एग्जांपल देना है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कोई बैटरी है, ये जो बैटरी है ये मोटर से लगा हुआ है, ये मोटर का कोई शाफ्ट है और ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है और ये इसका क्या है, बाउंड्री है।
बाउंड्री मतलब परिवेश, ये इसका मैंने परिवेश हमने जो बनाया वो ये बनाया। तो बताइए ये बैटरी मोटर को चला भी रहा है, मोटर चल भी रहा है, शाफ्ट भी रोटेट हो रहा है, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर हमें कुछ भी वर्क नहीं दिख रहा है, कुछ भी इस बाउंड्री के बाहर कार्य नहीं दिख रहा है, तो इसमें कार्य जो है वो जीरो है। कार्य क्या है? जीरो है, कार्य जीरो। दूसरा डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। दूसरे डायग्राम में मैंने फिर से कुछ ऐसा बनाया कि ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी से हमारा मोटर जो है कनेक्ट है, और यहाँ एक शाफ्ट है और ये रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा परिवेश है। ये क्या है? परिवेश। अच्छा, यदि मैं इस पर कोई रस्सी लपेट दूँ, यदि ये शाफ्ट रोटेट होगा तो ये भार को उठाएगा कि नहीं? यदि ये शाफ्ट रोटेट होगा तो भार को उठाएगा कि नहीं? शाफ्ट रोटेट होगा तो भार को उठाएगा कि नहीं? तो आपने कहा है यदि निकाय के परिवेश पर प्रभावों को भार उठाए जाने के रूप में परिवर्तित किया जा सके, परिवर्तित किया जा सके, तो हम कहेंगे उस प्रक्रिया के दौरान कार्य हो रहा है। बिल्कुल किया जा सके, कर रहा है, तो इसमें कार्य जो है पॉजिटिव दिख रहा है आपको, कार्य है। क्यों? क्योंकि ये परिवेश पे जो प्रभाव है वो भार को उठाए जाने के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए कार्य हो रहा है। तो बाउंड्री को क्रॉस करना जरूरी है कार्य को होने के लिए, परिवेश को क्रॉस करना जरूरी है कार्य होने के लिए, वो हमने दिखाया यहाँ पे। यहाँ पे ये जो वर्क हो रहा है, इस वर्क को यदि मैं नाम देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ सॉफ्ट वर्क हो रहा है। कौन सा वर्क हो रहा है? सॉफ्ट वर्क हो रहा है। तो आपने कार्य की परिभाषा देखा। कार्य की परिभाषा देखने के बाद अब हम यदि बात करें इसकी यूनिट की, तो आप कहेंगे जो इसका एसआई यूनिट है वो क्या है? जूल है। इधर इरेज कर देता हूं मैं। कार्य की एसआई यूनिट, कार्य की एसआई यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन मीटर, जिसे आप क्या कहते हैं? जूल। ठीक है, तो हमने कार्य का यूनिट भी देख लिया। तो यहाँ पे हमारा जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ऊर्जा की तरफ कि कितनी तरह की ऊर्जा होते हैं। ऊर्जा, यदि आप कहें कि ऊर्जा क्या है, तो आप कहेंगे कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये हमने 12th से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी बात तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टोर्ड एनर्जी, जिसे भंडारित ऊर्जा कहते हैं। एक ऊर्जा जो है आप उसे कहते हैं ट्रांजिट एनर्जी। ट्रांजिट एनर्जी को आप कह सकते हैं कि संक्रमण ऊर्जा या फिर पारगमन ऊर्जा। संक्रमण ऊर्जा या फिर पारगमन ऊर्जा। स्टोर्ड एनर्जी का यदि एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी, इसका एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी, इसका एग्जाम्पल है इंटरनल एनर्जी। लेकिन ट्रांजिट एनर्जी, पारगमन या पारगमन ऊर्जा की यदि हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? वो उसका एग्जाम्पल है आपका हीट, वर्क, क्योंकि ये बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, इसलिए इन्हें कौन सी एनर्जी बोलते हैं? ट्रांजिट एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एसएससी जेई क्लासेस आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फैकल्टी प्रोवाइड करा रहे हैं जो सभी वेल क्वालिफाइड हैं। तो आपको ज़रूरत है तो थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ने की, बाकी आप अपने दोस्तों को भी प्रेफर करें। और यदि आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आप हो सकता है कि अपने सिर्फ पास ही नहीं करेंगे, हो सकता है अपना कॉलेज टॉप करें, यूनिवर्सिटी में भी अच्छे आप रैंकर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ जब आप अपना कोर्स पूरा करके बाहर आएँ, उससे पहले ही आपके पास कोई अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी हो। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रेगुलरली वॉच करिए और कंटिन्यूसली स्टडी करिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो वक्त जो बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। वक्त का सही उपयोग करना ही सफलता की निशानी है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा आप जानते हैं जिसे आप एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा क्या कहते हैं आप?
एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा, एनर्जी। तो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ऊर्जा के यदि आप परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और किसी भी निकाय में दो तरह की ऊर्जा होती है, एक होता है स्टोर्ड एनर्जी जिसे आप भंडारित ऊर्जा कहते हैं, दूसरी हमारी होती है ट्रांजिट एनर्जी जिसे आप पारगमन ऊर्जा कहते हैं। तो मैं डिफाइन करता हूँ। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में, कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित, ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। दूसरी बात यदि हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय में हम दो तरह की ऊर्जा डिफाइन करते हैं, या फिर कह सकते हैं एक निकाय के पास ऊर्जा निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। एक निकाय के पास ऊर्जा निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? पहला ऊर्जा जो आपके पास है, पहले ऊर्जा को आप बोलते हैं भंडारित या फिर संचित ऊर्जा। दूसरा जो है पारगमन या फिर उसे आप बोलते हैं संक्रमण ऊर्जा। पहला क्या है? ये भंडारित ऊर्जा जिसे आप क्या बोलते हैं? स्टोर्ड एनर्जी। दूसरा हमारे पास जो ऊर्जा है उसे आप बोलते हैं पारगमन ऊर्जा जिसे आप बोलते हैं ट्रांजिट एनर्जी। ठीक है। दो तरह की ऊर्जा होती हैं। ये दो तरह की ऊर्जा जो हैं इनके भी प्रकार हैं, या फिर इनके भी कई एग्जाम्पल हैं। तो भंडारित को एक और नाम से आप जानते हैं संचित ऊर्जा के नाम से। संचित ऊर्जा या भंडारित ऊर्जा दोनों यदि आपको जहाँ पे दिया रहे वो एक ही बात होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? संचित ऊर्जा। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है पारगमन ऊर्जा। पारगमन ऊर्जा को यदि आप कहें तो इसके भी एक नाम है, इसको आप बोलते हैं संक्रमण ऊर्जा। इसे आप क्या बोलते हैं? संक्रमण ऊर्जा। ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप हैं। यदि अब हम बात करें स्टोर्ड एनर्जी की, स्टोर्ड एनर्जी में भी कई तरह की एनर्जी होती है, जैसे आपका स्थितिज ऊर्जा जिसे आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा जिसे आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा जिसको आप बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हम इन सभी को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे किस पे? ट्रांजिट एनर्जी पे। ट्रांजिट एनर्जी में हीट और वर्क होता है जिनको हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। यदि आप इसके टाइप देखना चाहें कि इनके क्या टाइप है, तो इनका जो इसमें आप देखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा, दूसरा जिसे आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी जिसे आप गतिज ऊर्जा कहते हैं। तीसरा इंटरनल एनर्जी जिसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे आप देखना चाहें तो दो है हीट एंड वर्क, दो के दोनों बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, इसलिए इन्हें आप ट्रांजिट एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब हम बातें करते हैं भंडारित स्टोर्ड एनर्जी की, इस पे हम बातें करेंगे। तो हमारा मेन जो हेडिंग है वो है भंडारित
ऊर्जा। भंडारित ऊर्जा हमारा मेन हेडिंग है, जिसे आप बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। और भंडारित ऊर्जा में हम सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्थितिज ऊर्जा, या फिर आप बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, जिसको आप बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप 12th से ही पढ़ चुके होंगे। आप ये कह सकते हैं कि निकाय, कोई निकाय है और निकाय की परिसीमाओं के अंदर होती है, मतलब कोई स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो निकाय की परिसीमाओं के अंदर होती है स्थिति के कारण। मतलब वो कौन सी स्थिति पे स्थिति चेंज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। और इसका यदि फार्मूला देखेंगे तो आप देखते हैं mgh, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता गया और वैसे वैसे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। m इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, g इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज हो गया। लेकिन अर्थ की जो ग्रेविटेशनल मतलब g है, ग्रेविटी ड्यू टू एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो फिक्स्ड है। यदि आप दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तो g चेंज होना है, यहाँ अर्थ पे तो वही कांस्टेंट रहना चाहिए जहाँ आप हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट तो स्थितिज ऊर्जा की कहें तो हम कह सकते हैं यह ऊर्जा जो निकाय की परिसीमाओं के अंदर होती है। मतलब यदि भंडारित ऊर्जा की हम बात करें तो कह सकते हैं कि भंडारित ऊर्जा क्या है, कह सकते हैं यह वह ऊर्जा है जो निकाय की परिसीमाओं के अंदर होती है। यह वह ऊर्जा होती है जो निकाय के परिसीमाओं के अंदर होती है। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप हैं स्थितिज ऊर्जा की हम बातें करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं निकाय की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये भी परिसीमा के अंदर ही रहेगा। निकाय की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निकाय की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी भी आप बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये mgh के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है, ये किसके बराबर होता है, mgh। और जहाँ पे कि मास m जो है वो क्या है, मास है जिसे आप द्रव्यमान कहते हैं। g जो है ग्रेविटी ड्यू टू एसिलरेशन है, या फिर सॉरी एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण आप कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और h जो है वो क्या है, हाइट है। क्या है, हाइट। तो यदि यूनिट की बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो यूनिट जो है वो क्या है, जूल है, न्यूटन मीटर। तो आपने देखा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, वो है न्यूटन मीटर, जिसे आप क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। ऐसा ही यूनिट की बात करते हैं, यही बात है। तो यहाँ पे हमने देखा स्थितिज ऊर्जा को एक सामान्य भाषा में आप डिफाइन करना चाहें कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो आप कहेंगे स्थिति के कारण किसी भी निकाय में उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे हम ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा ऊर्जा जो हमारे पास है उसको आप बोलते हैं गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा और उसके बाद हम पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर किया और नेक्स्ट क्लास में हम बातें करने वाले हैं गतिज ऊर्जा क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे लिए है इंटरनल एनर्जी। किसी भी निकाय में इंटरनल एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है या दोनों पे डिपेंड है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम को कैसे बेनिफिट्स कर सकता है, तो इसकी हम बातें करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग और भी ढेर सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम देखने वाले हैं वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, इनकी बातें करने वाले हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इनकी बातें करने वाले हैं। तो अगले क्लास को अटेंड करना ना भूलें, ध्यान से वीडियोस देखते जाइए और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे। जुड़े रहिए लगातार। धन्यवाद।